सबसे पहले ये सोचना बंद कर दो कि कोई भी एरर्स सिली होता है। ये बोलना बंद कर दो कि एरर्स आर सिली या मैंने ये सिली एरर कर दिया, बिकॉज एरर्स आर नेवर सिली। कि भाई जीएस 2.7 होता है, 2.65 की जगह आप 2.7 मान के सॉल्व कराएं। तो आपने जो है मनगढ़ंत डेटा ले लिया, एक रॉन्ग डेटा ले लिया, दैट इज कॉस्टिंग यू रैंक। कि अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं हो तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। कीप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स फॉर द एंड। मेक अ बैलेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, आई गेस आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम का माहौल आ गया है। 4 फरवरी को आपका गेट है और 18 फरवरी को आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है। तो अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट समय है आप लोगों के लिए। काफी जानकारी आप लोगों को ये भी चाहिए होती है कि सर टॉपर्स कैसे एग्जाम को अप्रोच करते हैं, कैसे वो अपने एरर्स को, मिस्टेक्स को एग्जाम में मिनिमाइज करते हैं। तो आज के दिन मैं और बादल सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आए हैं। देख ही रहे होगे आप पीछे थंबनेल, हाउ डू टॉपर्स मिनिमाइज एरर इन द एग्जाम। तो 2 टॉपर्स आपके सामने हैं, मैं और बादल सर दोनों ही एक्सआईएएस ऑफिसर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। बादल सर प्लीज। जी सर, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, पहले ही मैं आपको बता दूं। एंड इस सेशन के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से टॉपर्स मिनिमाइज करते हैं एरर्स। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये सोचना बंद कर दो कि कोई भी एरर्स सिली होता है। ये बोलना बंद कर दो कि एरर्स आर सिली या मैंने ये सिली एरर कर दिया, बिकॉज एरर्स आर नेवर सिली, दे आर कॉस्टिंग यू रैंक्स। तो पहले एरर्स को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। तो नो एरर्स आर सिली। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर पहले आपको स्टार्ट करें कि डेफिनेटली कैसे सर, सीरियस डेफिनेटली। एरर्स को हैंडल देखिए करें। बच्चे, कि आपके 2 तरीके के बच्चे होते हैं यहाँ पे। एक आपका स्टूडेंट ए जो स्मार्ट स्टडी करता है, और दूसरा स्टूडेंट बी जो बिल्कुल बहुत कड़ी मेहनत करता है, बट इसकी मेहनत में स्मार्टनेस की कमी रहती है। तो क्या है वो स्मार्टनेस के पॉइंट, वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बादल सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि साहब कोई भी एरर सिली नहीं है। ये एरर आपको एग्जाम में मार्क्स कॉस्ट करेगा, और मार्क्स साहब आपके लिए, ठीक है, रैंक कॉस्ट करेगा। और रैंक आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिपार्टमेंट, एमटेक में आपका गेट में साहब पीएसयू की जॉब, और एमटेक का अच्छा ब्रांच या अच्छा कॉलेज कॉस्ट करेगा। तो जब हर एक एरर की कीमत है, हर एक मिस्टेक की कीमत है, तो कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक आपका छोटा नहीं होता है। तो चलिए अब सेशन का आगाज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि आप जब भी एग्जाम देते हैं, तो क्लास में भी कई बार मैंने और सर ने ये नोटिस किया है कि साहब सवाल में पूछा कुछ गया है और स्टूडेंट जवाब कुछ और दे रहा है। सवाल में पूछा ये गया है कि नॉट करेक्ट, बट आप ऑप्शन उसको टिक कर रहे हो विच आर करेक्ट, राइट। तो ये एक बहुत सारी चीजें रहती है। सवाल में पूछा गया, जैसे मैं चलो एक एग्जांपल दे दूं कि एक्टिविटीज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं पर्ट में, बट आप कह रहे हो कि साहब प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। सवाल पढ़ा ही नहीं। गौर करिएगा, हमेशा आपका सवाल का जवाब सवाल में ही है। इसीलिए सवाल को पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि साहब हमेशा सवाल पढ़िए। जितने टॉपर्स होते हैं वो सवाल को साहब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, और जब वो सवाल पढ़ रहे होते हैं तो उस समय पे वो सवाल में कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा दिया होता है उसे सर्कल या अंडरलाइन करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट बादल सर। सर ये जो है नेक्स्ट जो पॉइंट मैं इस पे जीरो इन करना चाहूंगा अच्छे से, जी कि रॉन्ग डेटा इन एग्जाम। मतलब आपने क्वेश्चन, जैसे सर ने बोला, आपने सही से पढ़ा, बट आप जब डेटा लिख रहे थे सॉल्व करने के लिए आपने रॉन्ग डेटा ले लिया। बहुत बार ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा जीएस की वैल्यू, आप जैसे वर्क करते हो जनरली, सॉइल की बात करें, जीएस तो बहुत जगह यूज होता है। जनरली आप वर्क करते हो 2.7 से, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर बीइंग सॉल्व्ड विद द वैल्यू 2.7।
मान लो एग्जाम में आपको 2.65 गिवन थी, बट हड़बड़ी में क्या है ना, एक इम्प्रॉम्प्टू एक्शन ले लेते हो आप कि भाई जीएस 2.7 होता है, 2.65 की जगह आप 2.7 मान के सॉल्व कराएं। तो आपने जो है मनगढ़ंत डेटा ले लिया, एक रॉन्ग डेटा ले लिया, दैट इज कॉस्टिंग यू रैंक। डेटा में सर मैं एक और पॉइंट भी यहां ऐड करना चाहूंगा जी के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स ने अपना जो है रॉन्ग किया है रिजल्ट। देखो अगर गामा डब्ल्यू या जी की वैल्यू गिवन नहीं है एग्जाम में, तो ऑलवेज टेक इट टू बी 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इस गामा डब्ल्यू का काफी ज्यादा यूज होने वाला है, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर एग्जाम में आपको गामा डब्ल्यू गिवन नहीं है तो आप 9.81 लेके चलेंगे, आप 10 लेके कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर 10 लेके 10 दिया हुआ तभी आप 10 के साथ बढ़ेंगे। तो भाई डेटा पे आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपने पूरी मेहनत से सॉल्व किया, कंसेप्ट आपको पता है, बट रॉन्ग डेटा के कारण जो है आप रॉन्ग जो है रिजल्ट लेके आ रहे हो, दैट इज अगेन कॉस्टिंग यू रैंक। सर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आप बताएं इसके बारे में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली कैलकुलेशन एरर इन एग्जाम। अब देखिए सर, दो तरीके के एग्जाम है, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है और एक आपका गेट का एग्जाम है। गेट में तो चलिए कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है बच्चों को, बट तब भी सर कई बार बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्हें आपका जो गेट का जो कैलकुलेटर है, ऑनलाइन कैलकुलेटर है, उसे चलाना नहीं आता। दूसरी बात, अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आ जाते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में सर ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं रहता, तो स्टूडेंट कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान उन्हें कैलकुलेटर की लत लगी हुई होती है, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर और गेट का कैलकुलेटर दोनों अलग अलग रहते हैं, तो बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी रहता है। तो देखिए, जो बच्चे गेट को अप्रोच कर रहे हैं साहब, वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखिए, ऑनलाइन कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उस टेस्ट सीरीज में जो कैलकुलेटर आपको दिया गया है वो हूबहू गेट के पैटर्न का है। अदरवाइज आपको एंड्रॉइड फोन अगर यूज करते हो तो प्ले स्टोर पे काफी कैलकुलेटर मिल जाते हैं, तो उस पर एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। और जब आप ईएस को अप्रोच कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अवॉइड करो। हम लोग अपने समय में अवॉइड किया करते थे, तो आप हैंड कैलकुलेशन भी करना सीखिए, राइट। और कई बार कैसे कैलकुलेशंस को आपको इम्प्रोवाइज करना होता है उस पर भी कहोगे तो हम एक सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। वो सेशन भी बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अब जब हम मेंस पे आ जाते हैं तो मेंस में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है, बट तब भी स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं, क्योंकि साहब बहुतों को साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता है। और कैलकुलेटर इतना मेंस एग्जाम में हेल्पफुल है कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर तमीज से कैलकुलेटर आपको यूज करना आता है तो आप कम से कम एग्जाम में अपना आधा घंटा बचा सकते हो। इतना आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर यूजफुल रहता है। बट इसका यूज केवल मेंस के एग्जाम के लिए लिमिटेड होना चाहिए। और हैंड कैलकुलेशन से स्टूडेंट्स बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। अपने तैयारी के समय पे भी हम भी करा करते थे, स्टूडेंट्स भी करते हैं, बट साहब धीरे धीरे इसे इम्प्रोवाइज करके जीरो एरर पे लेके जाना होता है। और गेट में तो ये एरर बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। बादल सर, आपका क्या कहना है? जी सर, कैलकुलेशन एरर इज अ ब्लंडर। आपने पूरा कंसेप्ट आपको पता, आप सोचो यू आर एट द एंड स्टेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम और आपने कैलकुलेशन एरर कर दी। तो समझो ये कितना बड़ा ब्लंडर है, पूरी मेहनत खराब हो रही है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए ये ओएमआर शीट है। यू वैसे तो गेट में आपको पता है ओएमआर शीट नहीं होती, बट हाँ ईएससी में ओएमआर शीट है। तो ओएमआर शीट को हर वक्त सही तरीके से भरना चाहिए। देखिए ये सही तरीका है ओएमआर शीट को भरने का, एंड दिस इज अ रॉन्ग थिंग दैट इज डन बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जाम। लाइक यहाँ पे आपने एक स्पेस छोड़ दिया ओएमआर को भरते वक्त, या देखो इस क्वेश्चन में जो आपने भरा नहीं और यहां पर भर दिया उसकी जगह एक एक से ज्यादा ऑप्शन आपने टिक कर दिए, या देखो यहां पर आपने पूरा नहीं भरा फिर से डबल ऑप्शन टिक कर दिए। तो दीज आर मेनी एरर्स दैट आर बीइंग डन बाय यू व्हाइल फिलिंग द ओएमआर, और ये सब होता है अगर आप एंड के लिए ओएमआर को रख लेते हो। मेरा सजेशन है ईएससी के लिए, ये गेट में ओएमआर नहीं आती, मैं फिर से बता देता हूँ। ईएससी में अभी भी मेंस वाले पेपर, सॉरी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में अभी भी ओएमआर पे ही आपको आंसर करना होता है। तो कभी भी एंड के लिए ओएमआर मत रखा करो। हमारा भी यही अप्रोच होता था कि जैसे मैं स्टार्टिंग में 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व कर लेता था, मैं ओएमआर भर लेता था।
क्योंकि एंड में जब आप ओएमआर भरते हो तो हड़बड़ी में जो है गड़बड़ी होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ओएमआर क्वेश्चन सॉल्व करते करते किया करो। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो ओएमआर भरो, ये भी बहुत जन अपनाते हैं। अगर आपको इस टेक्निक पे विश्वास है तो ऐसे कर लो, नहीं तो बेस्ट टेक्निक इज 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करो ओएमआर भर लो, 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करो ओएमआर भर लो। तो इससे फायदा होगा कि लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आप नहीं कर पाए। तो जल्दी से अगर आपके पास अगर टाइम बच जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। जी सर। सर नेक्स्ट मैं चाहूंगा आप बताएं। डेफिनेटली सर। देखिए सर, कई बार अब होता क्या है कि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और आप और हम भी प्रिपरेशन फेज से गुजरे हैं और काफी लंबे प्रिपरेशन फेज से गुजरे हैं, जी तो सर। सर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना एक एडिक्शन है। जी रीजन ये है कि आपने सवाल पढ़ा, सॉल्व किया, जवाब आया, जवाब मैच किया, बड़ी अच्छी खुशी मिलती है, एड्रेनल फ्लो होता है बॉडी में, बहुत अच्छा लगता है। बट यही अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो साहब वहां पे वो थ्रिल, एक्साइटमेंट नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। बट कई बार आपको ये भी समझना है कि साहब इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है, अब बिल्डिंग मटेरियल्स का गेट में कम रोल है, राइट, सिलेक्शन में कम रोल है क्योंकि पूछा कम जाता है। इसलिए बच्चे बिल्डिंग मटेरियल्स को ऐसा समझते हैं कि साहब रटना है और अंत में लेके चलते हैं, उसे ड्रैग करते जाते हैं, पुश करते जाते हैं और अंत तक लेके जाते हैं। बट आप ये भी समझिए कि साहब आपका बिल्डिंग मटेरियल से जो सवाल आएगा वो बहुत आसान आएगा, और बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ने के लिए आपको समय भी कम लगेगा। और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाते हो तो यही बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से 10 to 15 क्वेश्चन, राइट, विच मींस 20 to 30 मार्क्स इसी सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझिएगा आप लोग, राइट, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में मजा आता है, बट कई बार न्यूमेरिकल थ्रिल तो देते हैं, बट शायद एग्जामिनेशन के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जिस न्यूमेरिकल पे आप लगे हुए हो। लाइक सॉम, सॉम मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट 6-6 महीने तैयारी करता रहता है, क्योंकि उसका कॉलेज से एक स्टिग्मा चला हुआ होता है कि वो साहब सॉम में बड़ा वीक है, सॉम में बड़ा वीक है। तो वो एक अपने आप पे बोझा या दाग लेके चल रहा होता है कि नहीं यार मुझे सॉम में स्ट्रांग बनना है, इससे इज्जत मिलती है। भाई इज्जत तो मिलती है सॉम में स्ट्रांग बनने से, बट इतना समझ लो कि उस सब्जेक्ट को उतना ही वेटेज दो, उतना ही टाइम दो जितनी उसकी एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मेरा गोल किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना नहीं है, मेरा गोल है एग्जाम निकालना बेस्ट रैंक के साथ। तो मुझे एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, एक बिजनेस करना पड़ेगा कि साहब कि मैं जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहां पे समय दूंगा, राइट सर। जी सर, एकदम एकदम सही बोल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे ध्यान रखें, और दीज आर वेरी कंसेप्चुअल, तो कंसेप्ट्स जो है बनाने हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, ट्राई टू डिराइव अ फॉर्मूला। रटना नहीं है चीजों को, डोंट बग अप थिंग्स। कोई फॉर्मूला है उसको रटना नहीं है, उसका प्रॉपर डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए और वो डिराइव किया करो। दिस विल हेल्प इन रिकॉलिंग द कंसेप्ट इन अ बेटर वे। लोग मुझे बोलते हैं सर सिविल इंजीनियरिंग बहुत इजी है बट रटना बहुत पड़ता है। नहीं बेटा, नहीं रटना पड़ता है, ये आपका वहम है। रटना तब पड़ेगा जब आप डेरिवेशन वगैरह सब भूल जाओ। गेट में तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर आप कोई फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो उसको डिराइव करने का भी टाइम। और प्लस गेट में इतने फंडामेंटल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं हो तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। इन आवर लेक्चर्स ऑल्सो वी हैव पॉइंटेड दीज थिंग्स इन डिटेल कि क्यों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोलता है कि डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट तो एकदम गलत बात है। डेरिवेशंस अगर आपको पता होगा तभी आप फंडामेंटली क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्चुअली चीजों को समझ पाओगे। सो और वो विल ऑल्सो हेल्प इन मेमोराइजिंग द फॉर्मूला एंड रिकॉलिंग द particular concept in a better way. So please focus on the derivation as well while studying any subject or revising any subject. जी सर, आपका सर, क्या ख्याल है इस पे? इसमें सर एक मजेदार किस्सा बता रहा हूं कि कई स्टूडेंट्स को मैंने यहां तक देखा है कि साहब वो फॉर्मूला रट लिया और यही भूल गए कि किस वेरिएबल का क्या मतलब था। हम्म जैसे आपका
अगर हम आ जाते हैं जियोटेक में ही, तो लेटर एस है, जी बहुत सर, जगह आता है। एकदम सर, बहुत जगह आता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन सेटलमेंट में भी चले जाते हो, फिर आपका वही लेटर एस स्पेसिंग में बदल जाता है, इरिगेशन में, अदर सब्जेक्ट्स में और बदल जाता है। अब सर उसने एस रट लिया कि ये एस है यहाँ पे, अब वो यही भूल गया कि भाई इस एस के मायने क्या थे। तो इसीलिए दोस्तों डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि आप चीजों को समझ रहे हो। इसीलिए सर कह रहे थे कि आप डेरिवेशन करो और डेरिवेशन को समझने की कोशिश करो कि डेरिवेशन कह क्या रहा है, क्योंकि कई बार ठीक है ऐसा भी देखा गया है कि आपका जो डेरिवेशन का जो फंडामेंटल एजम्पशन था वो बदल दिया। जब वो फंडामेंटल एजम्पशन बदल दिया तो डेरिवेशन में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जिससे फॉर्मूला बदल जाएगा, फिर उस नए फॉर्मूले पे सवाल पूछ लिया। राइट सर? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन और उसके एजम्पशंस भी पता होने चाहिए। बहुत जरूरी होता है assumptions पता होना। चलिए इसी के वो- बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए हमने क्या करा है कि आपका जो भी टॉपर होता है वो टॉपर कैसे आगे बढ़ता है, उसकी सक्सेस में क्या चीजों का रोल होता है, तो उन्हीं को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि उसकी सक्सेस को 3 स्टेप्स में बांटा है कि वो टॉपर अपनी सक्सेस या जर्नी को कैसे स्टेप्स में लेके जाता था। मैंने और बादल सर ने इस पे काफी गहन रिसर्च किया और हमने भी इसे 3 स्टेप्स में समराइज किया है। पहला, आइडेंटिफाइंग द सेल्फ मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। तो जैसे ही बादल सर ने सेशन के आगाज किया था और ये कहा था कि कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती, छोटी नहीं होती, फिर मैंने उस पर ऐड किया था कि साहब मिस्टेक उस मिस्टेक की कीमत है, वो बड़ी कीमती मिस्टेक है, तो उसे आप कैसे करोगे कि आप कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तो आप उसे याद करिए, अगर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसे याद करिए। मेकिंग द कैलकुलेशन एरर, उसे रिड्यूस करिए। राइट, ये समरी की तरह भी काम कर रहा है आपका। यूजिंग ट्रेडिशनल वे टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कई लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी अलग अलग होते हैं, तो वो आपको सिखाए जाते हैं क्लास के दौरान और उन्हें भी आपको समझना है, इंपॉर्टेंट होती है वो, क्योंकि वो समय बचाएंगी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में समय बचता है। कीपिंग द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एट द एंड टाइम, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि साहब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं रटना है, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआती दौर में सही समय पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी बड़े ही कंसेप्चुअल होते हैं, जैसे कि आपका बीएमसी हो गया, सीमेंट कंक्रीट हो गया, तो बड़ा ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप हम लोगों से कभी भी पूछते हो, बादल सर भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, कभी भी पूछते हो कि सर C2S बढ़ जाएगा, C3S कम हो जाएगा, C3S बढ़ जाएगा, C2S कम हो जाएगा, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, तो हमने ये चीजें रटी नहीं है, समझा हुआ है कि C2S C3S के क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सीमेंट में उसके। तो चीजें कंसेप्चुअल हैं, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट समझ के ही पढ़िए, क्योंकि साहब ये एग्जाम में पूछा जाएगा और इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर सर, इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आप दिल्ली जी, में हैं, मैं कलकत्ता में हूँ, आपको ठंड ज्यादा लग रही, मुझे ठंड कम लग रही है। हाँ सर, बट सबके साथ एक यूनिफॉर्म दुर्घटना होती है कि कम वक्त ठंड में नींद बहुत आती है। हाँ सर, क्यों मैंने ये बोला बात? क्योंकि आपका एग्जाम है अब विंटर में, आप रिवाइज करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स तो कर लेंगे, थ्योरेटिकल वाले सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और क्या है, फिर जब आप उसको लेके बैठते हो तो कम वक्त नींद बहुत आती है, और मौसम इस चीज को बहुत सपोर्ट करता है। तो इसीलिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट कीप थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स फॉर द एंड, मेक अ बैलेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। स्टेप 2 की बात करें, मिस्टेक्स तो आइडेंटिफाई कर ली, सॉल्यूशन को तो इनोवेट करना पड़ेगा। टॉपर्स, हमने बहुत सारे टॉपर्स के साथ डिस्कशन किया कि भाई तुमने क्या अलग किया, पढ़ाया तो हमने सबको सेम था, तुम टॉपर कैसे बने? तो पता लगा कि टॉपर्स हैं, इनफैक्ट हमने भी ऐसे सॉल्यूशन बनाए। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द मिस्टेक्स? क्या है? सबसे पहले, मेक अ डायरी और कॉपी ऑफ द मिस्टेक। जो मिस्टेक करते हो उसको एक जगह लिखो, और रोजाना देखो, आपका दिमाग ट्रेन होगा कि आप वो मिस्टेक ना करो। समझो, ड्राइविंग अगर आप सीखते हो तो पहले दिन से ही आपका हाथ साफ नहीं हो जाता, ऐसा बोलते हैं ना, या पहले से ही आप जो है अच्छे ड्राइवर नहीं बन जाते। यू सी मैनी केसेस
जब आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत सारे एरर्स करते हो, आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है, धीरे धीरे आपका ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव होता है। वैसा ही है ऐसा प्रिपरेशन भी। स्टार्टिंग में एरर्स होती है, बट आप उनको लिखो, लोग लगातार जब आप उन एरर्स को देखोगे तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा एंड यू वुड बी अवॉइडिंग दोज मिस्टेक्स अगेन। एंटर एवरी मिस्टेक, हर एक मिस्टेक उसमें जो है रिकॉर्ड करो। कीप रिवाइजिंग, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, सिविल इंजीनियरिंग इज वेरी इजी बट इट इज वास्ट। जैसे ही आप रिवीजन करना छोड़ोगे ना, यू विल टेंड टू फेड, द कंसेप्ट्स विल फेड अवे। तो पीरियोडिक रिविजन्स करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जैसे अभी तक आपने हो सकता है एक एक दो दो बार रिवाइज कर लिया है, अब एंडिंग में कोशिश करना है हर हफ्ते में पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज हो। फिर कोशिश करना है हर 2 दिन से रिवाइज हो, और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कोशिश करना है कि एक दिन में ही पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज हो सकता है। ये होता है, बच्चे कर लेते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप लगातार रिवीजन करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर गुड रैंक्स। एक टाइम के बाद आप फ्रेश पढ़ना छोड़ दो। अगर जनवरी में आ चुके हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि केवल अब रिवीजन करना है, फ्रेश कुछ नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है। जो पढ़ लिया उसी को रिटेन करो। लर्न शॉर्टकट टू सॉल्व क्वेश्चन, जैसे कि सर ने बोला कि केवल ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन मत करो, शॉर्टकट्स भी सीखना जरूरी है। गेट में तो चलो कुछ टाइम मिल जाता है, बट ईएससी में यू विल हैव वेरी लेस टाइम इन द ऑब्जेक्टिव पेपर। तो अगर शॉर्टकट्स नहीं पता होंगे तो फंस जाओगे। तो आपके लेक्चर्स के दौरान हमने काफी शॉर्टकट्स बताए हैं आपको, तो वो जैसे जैसे आपने क्वेश्चंस किए, आपको पता है शॉर्टकट्स, उनको जीरो इन करो, भाई ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, और याद करने की कोशिश करो। रिवीजन करते वक्त उन शॉर्टकट्स के ऊपर जो है स्ट्रेस दो थोड़ा। रिमेंबर एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस एंड फैक्ट्स, एग्जैक्टली फैक्ट्स और एक्सप्रेशन याद रखा करो। नहीं तो क्या है, कभी कभी फैक्ट्स के साथ बदलाव कर दिया जाता है और बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। तो कभी कभी फैक्ट्स को अगर आपने अलग तरीके से ले लिया, पूछा कुछ बता कुछ रहे हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दैट विल अगेन लीड टू अ वेरी हाई एरर्स इन योर एग्जाम। यूज स्टिकी नोट्स ऑन वॉल फॉर सच थिंग्स दैट यू फॉरगेट इजिली और मोस्टली। स्टिकी नोट्स आपको पता है, जो भी आप चीजें जल्दी जल्दी भूल जाते हो, अपने स्टडी टेबल के आसपास उनको चिपका दो। और केवल चिपकाने से काम नहीं होगा, सुबह शाम उनको देखो, रिलीजियसली देखो, ताकि आपके दिमाग को फिर से पता लगेगा भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, भाई इसको जो है ध्यान रखो, इसको भूलना नहीं। आपका दिमाग है ना बड़ा चंचल है, उसको आपको ट्रेन करना है कि किस डायरेक्शन में उसको आपको जो है चलाना है। ऐसा लोग बोल देते हैं मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं बेटा, सबको याद होता है। सिस्टम बनाना पड़ता है। Develop a system, train your brain to remember things. It can be easily trained. Brain can easily be trained. मैं मान ही नहीं सकता अगर कोई बोले कि मुझे चीजें याद नहीं रहती। समझ के याद करो, चीजों को प्रोसेस में लेके आओ। दिमाग आपका बड़ा शातिर है, आप उसको ट्रेन कर सकते हो, चीजें याद रखेगा। जी सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मतलब इस पे मैं क्लास में कई बार एक बात भी कहता हूँ कि स्टूडेंट्स कई बार ये कंप्लेन करते हैं, सर हमें याद नहीं रहता। मैं कहता हूँ यार अपना मोबाइल नंबर बताओ, याद है? और वो 10 डिजिट का नंबर सर, जिनके डिजिट्स के बीच में आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो याद है। दे कैन रिकॉल, और बड़ा स्पीड में बताते हैं क्योंकि सर वो उतनी बार रिकॉल हुआ है। एकदम। तो ये चीजें हैं, आप समझिए, आपने दिमाग को मैसेज भेजा है, जैसा सर कह रहे थे, तो दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि भाई मुझे मोबाइल नंबर याद रखना है, साहब मुझे अपना पैन कार्ड भी याद है। राइट, बोलूंगा नहीं यहाँ पे सेशन में, बट वो मुझे याद भी हो जाता है। एकदम हो जाता है, सही बोल रहे हैं तो सर आप। जितनी चीजें आप रिवाइज करोगे ना, उतनी बार चीजें याद हो जाएंगी। बट चीज ये है कि आपने कभी इन फॉर्मूलेस के साथ, इन कॉन्सेप्ट के साथ उतना दिल नहीं लगाया जितना आपने किसी मोबाइल नंबर के साथ लगा लिया है, और वो चाहे अपना हो, चाहे किसी सज्जन पुरुष या स्पेशल इंसान का हो। राइट, तो ये डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो देखिए, मिस्टेक्स दोस्तों बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। राइट, सबसे होती है, इंसान है, गलतियां होंगी ही होंगी। गलती करना गलत बात नहीं है, बट गलतियों को पीछे छोड़ते हुए, गलतियों से सीखते हुए आगे आगे आपका सक्सेस वेट कर रही है।
तो गलतियां करना बुरी बात नहीं है, गलतियों को सुधारना, गलतियों से सीखना, यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी नोट के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगा। और किसी इंपॉर्टेंट सेशन आपको चाहिए टॉपिक पे जो आपकी मदद कर सकता है, हम लोगों की तरफ से आपको कोई भी मदद चाहिए, तो वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा कि सर इस पे भी एक सेशन कर दो। डेफिनेटली हम उस पे एक सेशन कर देंगे सर। यस सर, लास्ट में मैं भी यही मैसेज देना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये पॉइंट्स को आप ध्यान करो और जो है इसी के साथ आपकी मिस्टेक्स कम होगी एंड यू वुड बी अचीविंग गुड रैंक्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।